हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हर्बर्ट का संचित ज्ञान संबंधी ज्ञान। हर्बर्ट का संचित ज्ञान संबंधी ज्ञान का सिद्धांत इसको कहा जाता है, यानी हर्बर्ट का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो हर्बर्ट का सिद्धांत जो है शिक्षण अधिगम स्तर के अंतर्गत यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत ही ज़्यादा नेट, JRF, टेट, सीटेट, BEd एमएड में बहुत ज़्यादा प्रायः पूछने वाला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। तो आज हम लोग हर्बर्ट की सारी प्रक्रियाओं को समझेंगे। इन्होंने किस पॉइंट पे आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है और इन्होंने क्या अवधारणा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और इसी हर्बर्ट के संचित ज्ञान संबंधी सिद्धांत को एक हम और नए नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग पंचपदीय शिक्षण अधिगम भी बोलते हैं। पंचपदीय शिक्षण अधिगम, उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको आप प्लीज़ नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, बार बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हर्बर्ट का संचित ज्ञान संबंधी सिद्धांत क्या है, इसको वन बाय वन हम लोग कैसे जान पाएंगे। तो जैसा कि हर्बर्ट के संचित ज्ञान संबंधी अधिगम धारणा के अनुकूल ही बोध स्तर के शिक्षण में नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर इस प्रकार प्रदान करने की चेष्टा की जाती है कि विद्यार्थियों को क्रमबद्ध ढंग से ज्ञान संचय में आसानी रहे। जी हाँ मित्रों, अब इसके अंतर्गत इसका मतलब आपको क्या है ये समझना है। हर्बर्ट साहब अपने संचित ज्ञान संबंधी सिद्धांत किसके लिए दिया गया है, पहले तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये जो है अधिगम, शिक्षण अधिगम के लिए जो है इन्होंने अपने इस ज्ञान को प्रतिपादित किया है। किसके लिए मित्रों? शिक्षण अधिगम ज्ञान के लिए, ठीक है। और ये किसके स्तर पर काम कर रहा है, किस स्तर? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैसा कि आपको कहें कि जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें 3 चीज़ का आपका वर्णन किया जाता है, स्मृति, बोध और चिंतन। स्मृति, बोध और चिंतन, ठीक है, चिंतन। तो ये 3 बातों का वहाँ पे जिक्र होता है। तो ये जो हर्बर्ट का संचित ज्ञान संबंधी अधिगम, शिक्षण अधिगम की अवधारणा है, वो किस लेवल में आता है? तो वो लेवल आता है बोध स्तर। बोध स्तर को हम लोग बोलते हैं टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। उसके अंतर्गत हर्बर्ट का यह अवधारणा आता है, ठीक है। तो ही बोध स्तर के शिक्षण में नवीन ज्ञान को क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास नया ज्ञान होता है को पुराने ज्ञान से जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रदान करने की चेष्टा की जाती है कि विद्यार्थियों को एक क्रमबद्ध तरीके से उनके ज्ञान में संचय होने में आसानी रहे, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, नया ज्ञान जो हमारे पास दिखाई देता है, उस नए ज्ञान को हम लोग पुराना जो उनके पास विद्यमान है पहले से ही, उनके स्मृति में भरा पड़ा हुआ है, उस पुराने ज्ञान को एसोसिएट करके हम लोग जो है एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित संरचित रूप में हम लोग विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। तो हर्बर्ट का यही संचित ज्ञान संबंधी सिद्धांत की अवधारणा है। आगे इन्होंने और क्या दिया है, आगे हम लोग बात करते हैं कि हर्बर्ट ने ज्ञान के साथ साथ उसका पूरा बोध कराने हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को 5 पदों में विभाजित किया है। कितने पदों में मित्रों? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 5 पदों में इन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को 5 पदों में विभाजित किया है, ठीक है, करने की कोशिश की है, जिसे हर्बर्ट का पंचपदीय शिक्षण अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंचपदीय शिक्षण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो जी हाँ, आपके ये हर्बर्ट साहब ने जो है पंचपदीय शिक्षण अधिगम का सिद्धांत दिया है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला आपके पास प्रश्न उत्तर है, ठीक है। पंचपदीय शिक्षण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको याद रखना है, हर्बर्ट जी ने दिया है। स्मृति, बोध, चिंतन में किस स्तर के लिए आता है? तो इसमें बोध स्तर पर इनका यह सिद्धांत लागू होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पंचपदीय शिक्षण अधिगम में कौन कौन से वो 5 पद हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या विवेचनाएं इन्होंने किया है। तो आइए देखते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा हमने यहाँ लिखा है 5। तो पहला आपके पास है, इन्होंने दिया है तैयारी यानी प्रिपरेशन। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तीसरा है तुलना, कंपैरिजन करना। चौथा है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। 5वां है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। तो कोई भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया इनके अकॉर्डिंग 5 पदों के अंतर्गत ही पूर्ण किया जा सकता है। हर्बर्ट साहब कहते हैं कि शिक्षण अधिगम का जो सिद्धांत है उसे हम
टीचर और विद्यार्थियों के बीच में 5 प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना होता है। अब अगर हम पहली प्रक्रिया की बात करते हैं यानी तैयारी यानी प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि तैयारी में उसने विद्यार्थियों के जो पूर्व ज्ञान की जांच करने और नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता अनुभव करने पर जोर दिया जाता है। यानी तैयारी का मतलब है यहाँ पे इनके कि जो पुराने ज्ञान हमारे पास होते हैं उसको नवीन ज्ञान से जोड़ करके और नवीन एक नया ज्ञान जब ग्रहण करता है विद्यार्थी तो वह जो है प्रिपरेशन के अंतर्गत आ जाता है। अब प्रस्तुतिकरण के यानी प्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्या आता है तो दूसरे पद यानी प्रस्तुतिकरण में पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान को एक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की बात कही जाती है। जैसे प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन यानी जो हमारे पास जो पुराना ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान ग्रहण किया विद्यार्थी ने पहले स्टेप में, तो अब उसी का हम लोग क्रमबद्ध रूप से हम उसको रिप्रेजेंट करना यानी प्रस्तुत अगर कर पाते हैं तो वो हमारा प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आ जाता है। फिर तुलना और सामान्यीकरण की बात आती है। तो तुलना और सामान्यीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि प्रस्तुत जो विषय सामग्री में समान तथ्यों की खोज करने तथा उनको नियम एवं सिद्धांतों के रूप में सामान्यीकृत कराने की चेष्टा की जाती है। ठीक है, यानी कंपैरिजन में मतलब जो भी बातें हम यहाँ पे प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन हमने कर दिया है तो उनमें क्या करना होता है कि अगर 2 चर हैं या 2 से अधिक चर हैं या विषय वस्तु है तो उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि वो स्पष्ट होता है, स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि किसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो बात हम लोग 3rd स्टेप में कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी वस्तु किसके लिए बना हुआ है, किस चीज़ के लिए बना हुआ है, तो उसके बाद हम उसका क्या कर लेते हैं सामान्यीकरण कर लेते हैं, जनरलाइजेशन कर लेते हैं। अब जनरलाइजेशन करने के बाद एक ही बिंदु आता है उसका अनुप्रयोग करना। ठीक है, जैसे अब a+b का होल स्क्वायर हमने सीख लिया है तो उसका अनुप्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लोग एप्लीकेशन में देखते हैं, या उसके एप्लीकेशन जब तक करते नहीं हैं व्यवहारिक जीवन में तब तक उसका मतलब हमें पूर्णतः समझ नहीं आता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये हर्बर्ट के पंचपदीय शिक्षण अधिगम सिद्धांत के 5 पद यानी स्टेप्स आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज हम लोग इसी वीडियो को ध्यान से समझे हैं और इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग नए कंटेंट और नए विषय वस्तु के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।